नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। कर्क राशि हो चाहे कर्क लग्न हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आने वाले 3 महीने मार्च से लेकर के मई, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने कैसे कुछ रहने वाले हैं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। एक तो कुछ बातें आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा पहले। हालांकि अपन ने जो वीकली वीडियो था अपना पुराना पहले वाला, उसके अंदर ये चीज़ों को डिस्कस किया हुआ, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं वो समझ ले। देखिए क्या है, अभी राहु जो है वो कुंभ राशि के अंदर है और केतु जो है वो सिंह राशि के अंदर है। ग्रहों का कुछ गोचर, कुछ बदलाव इस तरह से हुआ है कि सभी के सभी ग्रह जो है राहु के आगे सब निकलते जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये घर सारे के सारे खाली हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको भूलवश कालसर्प दोष कह देते हैं। ये कालसर्प दोष नहीं है। ठीक है, कालसर्प दोष, पहली बात तो ये है कि कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन हाँ, इसके अगर जो मानते भी हैं तो उसके कालसर्प बनने के कुछ आयाम दूसरे होते हैं, कुछ उसके तरीके दूसरे होते हैं। लेकिन राहु और केतु के जो बीच में जो ग्रह बन गए हैं, जो राहु और केतु के एक्सेस में जो ग्रह आ गए हैं, उनका प्रभाव तो पड़ता ही है। क्योंकि राहु और केतु के बीच में ग्रह फंसने से क्या होता है कि वो लॉक एक तरीके से हो जाते हैं और अपनी शुभता थोड़ी सी कम दे पाते हैं, या कई बार बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं तो नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना। और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, ग्रहों का कैसे कैसे आगे परिवर्तन होगा अगले 3 महीने के लिए और क्या कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा रहने वाला है, तो बस धैर्य बना के रखिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये रहने वाला है और जीवन के अलग अलग जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, वर्तमान के अंदर जब मार्च शुरू है तो मार्च की जो शुरुआती समय है, या फिर जब अभी वीडियो बना रहे हैं, तो ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि बुध, मंगल, सूर्य और राहु और इवन शुक्र भी। शुक्र यहाँ पे 2 मार्च को आगे मीन के अंदर गोचर कर जाएंगे। तो ये 4 ग्रह जो हैं वो एक साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके 8वें भाव के अंदर। और जो है बाकी ग्रहों की पोजीशन आगे है। ये जो इतना सारा आपका भरा हुआ दिख रहा है, इतना सारा भरा हुआ है नहीं, ये महीनों के हिसाब से आगे इसको लिखा हुआ है। अब होगा क्या, 2 मार्च के दिन सबसे बड़ा पहला बदलाव तो ये होगा। 2 मार्च को क्या होगा कि जो शुक्र हैं वो शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए होंगे शनि। शुक्र और शनि ये दोनों आपस में मित्र हैं। अब इसको देखना थोड़ा सा जरूरी है। ये दोनों मित्र हैं, लेकिन स्वभावतः ऐसा है, शुक्र और शनि की जो युति है वो इतनी ज्यादा फलदायी नहीं देखी जाती उसमें, क्योंकि व्यक्ति के अंदर डायलेमा सा आ जाता है, द्वैती भाव सा आ जाता है। क्योंकि शनि अपने आप में विरक्ति का कारक है और शुक्र जो है वो भौतिक सुखों का कारक है। तो विरक्ति और भौतिक सुख, यानी कि एक सन्यासी और एक व्याभिचारी जो है व्यक्ति, व्याभिचारी ना भी कहें तो यूं कहें कि जिसको महल और ठाट बाट पसंद है, वो दोनों एक साथ में नहीं रह सकते या एक दूसरे की कंपनी को पसंद नहीं करते। बट हाँ, वो क्योंकि कुछ ग्रहों की मित्रता और कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, तो वो मित्र जरूर हैं लेकिन वो साथ में रह नहीं सकते। तो इस भाव, उस राशि के ऊपर थोड़ा सा वो प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जिस घर के अंदर है, जिस राशि में ये बनेंगे, वो राशि बनेगी गुरु महाराज की मीन राशि, जल तत्व की ये राशि होती है। हालांकि ये दोनों ही थोड़े से ठंडे ग्रह माने जाते हैं, तो राशिगत के स्वभाव के हिसाब से इतनी समस्या नहीं है। अब ये भी देख लें कि इस भाव का स्वामी गया कहाँ पर है, तो इस राशि का स्वामी गया हुआ है 12वें भाव के अंदर। ठीक है ना। और अभी आप देखेंगे तो इस समय के अंदर यही आपके इस कंजक्शन यही बना हुआ है। इन भावों को भी आप ना देखें तो ज़्यादा ठीक है। तो शुक्र के यहाँ पे जाने से शुक्र उच्च का होगा, ये बहुत आपके लोगों के लिए बढ़िया है। स्पेशली वो लोग जिनके शुक्र की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर, अंतर कुछ भी चल रहा हो, उनके लिए ये जो ट्रांजिट है शुक्र का, ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी रहने वाला है। और ये लगभग जो है 24 दिन के आसपास शुक्र यहाँ पर रहेंगे, 2 मार्च से लेकर के और 26 मार्च तक। 24 दिन के आसपास का समय हो गया, 24-25 दिन तक शुक्र यहाँ पे रहेंगे। और शनि और शुक्र की ये जो युति है ये आपके 9वें भाव में बनेगी। ठीक है। यहाँ से अगर हम पूरे महीने को अगर हम देखें तो यहाँ पे सूर्य जो है महीने के आधे समय तक तो सूर्य यहीं रहेंगे आपके 8वें भाव के अंदर मंगल के साथ में। राहु ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन में है। बुध जो है अभी 26 फरवरी के दिन ही वक्री हो गए थे, फिर ये मार्च के मिड तक 20-21 मार्च तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे, फिर कहीं जाकर के ये अप्रैल के अंदर 11 अप्रैल के दिन आगे गोचर करेंगे। यानी कि इस बात को समझ लीजिए, अगर आप कंटिन्यूली इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता होगा शुक्र और बुध की जो युति है ये कंटिन्यू चल रही थी काफ़ी समय से, लेकिन अब जो है ये युति ब्रेक हो जाएगी। यानी कि शुक्र और बुध जो है ये अलग अलग जो है निकल जाएंगे। बीच बीच में 5-7 दिन के लिए अलग अलग होते थे, फिर वापस इनकी युति हो जाती थी। अब ये युति थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा जब ये आपस में 3 घर आगे पीछे जरूर से होंगे। ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए आपके 4th भाव का स्वामी शुक्र बनता है और साथ ही साथ के अंदर आप लोगों के लिए
11वें भाव का स्वामी भी शुक्र ही बनता है। ठीक है, तो केंद्र भाव का स्वामी है और ऊपर से लाभ भाव का स्वामी भी ये शुक्र बनता है। उच्च का हो जाना, भाग्य भाव के अंदर आना आप लोगों के लिए ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छी बात है। भाग्य में उदय दिखाई देता है, भाग्य में वृद्धि हमको दिखाई देती है और भाग्यवश यहाँ से सुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि जब नवम भाव का मालिक चौथे भाव का मालिक नवे में चले जाए, नवे का मालिक चौथे में चला जाए तो एक अच्छा ठीक ठाक सा राजयोग बन जाता है ना। त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो, केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो, तो इस तरह का एक राजयोग क्रिएट होता है। तो आप लोगों के लिए बढ़िया है। शून्य की शुक्र की वैसे भी ये उच्च की ही राशि है, तो यहाँ पे आप लोगों को भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा। साथ ही साथ के अंदर इस समय पे एक चीज का ध्यान रखना है कि धर्म कर्म कीर्तन इस तरह की चीजें करना हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना, क्योंकि विलासिता थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है तो विमुख हो जाता है व्यक्ति दूसरे चीजों से और उसी से शनि थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसलिए जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है, जो भी आप डोनेट वगैरह करते हो, चैरिटी करते हो, या जो भी आपका तरीका है एक ह्यूमन सर्विस करने का, वो आप जरूर से करते रहिएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अगर नहीं करते हैं तो उसको स्टार्ट जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। इसी समय के अंदर अगर हम करियर जॉब इस बिजनेस की अगर बात करें तो आपके सूर्य इस भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य जो है अभी जो समय रहेगा 15 मार्च तक का, तो सूर्य आपके 8वें भाव के अंदर है। समय क्षमा कीजिएगा, मंगल इस भाव के स्वामी बनते हैं। जो मंगल जो है आप लोगों के लिए अभी 26 अप्रैल तक तो 8वें भाव के अंदर ही बैठे रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि मार्च का जो महीना है उसके अंदर पूरे महीने तक मंगल आपको यहीं मिलेंगे और अप्रैल का भी जो समय रहेगा वो 2 अप्रैल तक का समय, 2 अप्रैल के बाद में मंगल यहाँ पे गोचर करेंगे आपके 9वें भाव में। यहाँ से मंगल की अगर कंडीशन अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा फेवरेबल दिखाई नहीं देती। दशम भाव का स्वामी 8वें में चले जाए तो वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ी चिंताएं, थोड़े से हर्डल्स, परेशानियां हमको दिखाई देती हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर आदमी इरिटेट सा होने लगता है, लड़ाई झगड़े टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई हमको देती हैं। तो हाँ वर्किंग प्लेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हमको जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा लाभ भाव का स्वामी भी आपका कौन बनता है, शुक्र ही बनता है। तो यहाँ पे फिर भी ऐसा होते हुए भी जिन लोगों का कुछ प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ अगर अटकी हुई है तो वो अटके हुई ग्रोथ को आगे बढ़ाने का ये समय आप लोगों के लिए जरूर से रहेगा। 26 मार्च तक का जो समय है ये शुक्र की वजह से आपको ग्रोथ जरूर देगा। काम के अंदर इरिटेशन, डिस्टर्बेंस, वर्कलोड, इस तरह कई तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी आपको जो है काम की ग्रोथ का सपोर्ट जरूर से यहाँ पे मिल जाएगा। बिजनेस वगैरह की बात करें तो इस भाव का स्वामी शनि ही बनता है। शनि ऑलरेडी चलिए वहीं जहाँ पे है वहीं के वहीं खिसकने का कोई काम नहीं है आगे तक। अभी तक तो शनि बहुत लेट खिसकेंगे, यहाँ से अगले साल खिसकेंगे। नक्षत्र वगैरह का परिवर्तन भी कोई खास हमको यहाँ पे दिखाई देता नहीं है। तो आपका बिजनेस वगैरह का मामला ठीक ठाक है, क्योंकि शुक्र की यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध को हमको नहीं भूलना चाहिए, बुध वक्री हो गया है और वक्री होने के बाद में क्योंकि व्यापार भाव जो होता है वैसे उस भाव का कारक तो शुक्र के पास है, लेकिन व्यापार का कारक बुध को भी माना जाता है। आप लोगों के लिए बुध अगर देखें तो बुध वैसे भी मारक भाव का स्वामी बनता है ना। एक तो अपोक्लिम भाव है और उसके बाद में ये भी अपोक्लिम भाव ही आता है। तो अपोक्लिम के अंदर यानी कि तीसरे और 12वें भाव का स्वामी आप लोगों के लिए 8वें के अंदर बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो व्यापार वगैरह के अंदर तो मैं आपको कहूंगा कि इस महीने के अंदर तो कम से कम थोड़ी सावधानी रखिएगा। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को बचना चाहिए, किसी को पार्टनर बनाने से आप लोगों को बचना चाहिए। थोड़ी सी पैसा भी अटकता हुआ हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो मनी है, जो लोग इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि क्रेडिट वगैरह पे काम चलता है, जिनका बिजनेस चलता है, तो थोड़ा सा पैसा क्या अटकता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। पैसा टाइमली जो आपने एक्सपेक्ट किया उसकी आने की संभावना कम है, ठीक है। और यहीं पे इनको क्या है, सूर्य और मंगल साथ में ही बैठे हैं, तो वो और भी ज्यादा जो है बुध अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बुध का ऐसा है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा फल देता है। बहुत सारे ग्रंथ इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी मनी और वेल्थ की। हम मार्च महीने की बात कर रहे हैं। मनी और वेल्थ की अगर हम बात करें तो देखिए संपत्ति भाव का स्वामी सूर्य, वो भी अभी षडाष्टक समसप्तक चल रहा है मार्च के अंदर, और यहाँ से जो चौथे भाव का स्वामी वो शुक्र बनता है। तो संपत्ति वगैरह सृजन के लिए तो हमारे पास बढ़िया समय है। होप सो कि आप लोगों के लिए ये जो महीना रहेगा मार्च का महीना, वो अगर शुक्र आपकी मेन चार्ट के अंदर ठीक है तो ही बात है, ठीक है ना। और उसकी दशांतर दशा चल रही हो तो और भी ज्यादा ये लागू हो जाता है। प्रत्यंतर भी चल रहा हो तो भी ये लागू होता है। तो ये जो महीना है आप लोगों के लिए संपत्ति सृजन करने का समय है। कोई घर, मकान, दुकान, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन ये खरीदने का आप लोगों के लिए समय रहेगा। तो
संपत्ति सृजन के लिए ठीक है। धन के भाव से अगर हम देखें तो आपकी जो आदमी संपत्ति सृजन करता है, जब कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो अपनी या तो सेविंग में से करता है, जो भी उसके पास में पैसा होता है वहाँ से करता है, तो उसमें गिरावट तो आती ही है और ये भी हमको दिखाई भी दे रही है। तो धन के अंदर गिरावट, लेकिन उससे संपत्ति सृजन जरूर हो रहा है। और ऐसा कोई आपके पास में चांसेस आते हैं, ऐसा कोई आपके पास में अवसर आता है तो उसको जरूर से भुना लीजिएगा, ये आपको अंततः लाभ ही देगा। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए ये बेटर समय रहेगा। बात करते हैं रिलेशनशिप वगैरह की, तो रिलेशनशिप के लिए तो जो अपन ने पहले भी देखा हुआ है ये स्थिति है ना, यहाँ भाव, इस भाव का स्वामी अपने से 8वें गया हुआ है तो चिड़चिड़ाहट, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें हैं। वैसे भी ये विरक्ति का थोड़ा सा भाव माना जाता है, तो हो सकता है कि कई लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप भी हो जाए, है ना। और कुछ चाह रहे थे ऐसा कि पुराना कोई साथी हमको मिल जाए, तो उसकी उम्मीद अभी हमको थोड़ा सा कम दिखाई देती है। अगर ऐसी स्थिति नहीं आ रही है तो कम से कम जो है आप लोगों को लड़ाई झगड़ा वगैरह या जो भी छोटी छोटी बातों पर खींचतान होती है उससे बचना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हमको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, विरक्ति दिखाई दे रही है, डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर दूरी बन रही है, डिस्टेंस है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कम्युनिकेशन गैप की वजह से अगर डिस्टेंस आ रहा है तो फिर तो यहाँ पे समस्या वाली बात है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन इट्स ओके शनि के प्रभाव में है। ठीक है, गुरु की भी कोई दृष्टि यहाँ पे शुभ दृष्टि पड़ती नहीं है हमको, तो जैसा आपके लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन चल रहा है शनि के अकॉर्डिंगली वैसा ही चलता रहेगा। शुक्र के प्रभाव में आने की वजह से उसमें एक नया चार्म, उसमें एक नई अंडरस्टैंडिंग हमको थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा खुशहाल ही होगा माहौल, तो आप लोगों को इस बारे मामले में दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ के अंदर तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बेटर ही टाइम होगा पहले से। ठीक है ना। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो हाँ, हेल्थ के लिए लेकर के थोड़ी सी चिंताएं हैं। 8वें भाव के अंदर कुछ ग्रहों की युतियां हैं, राहु है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, 4 ग्रह तो अभी भी बैठे हुए ही हैं। उसके बाद में गुरु भी 12वें भाव के अंदर इस भाव का स्वामी बनता है, सीधी से सप्तम तक दृष्टि डालता है। गुरु की ठीक है शुभ दृष्टि है, लेकिन खुद जो पोजीशन में 12वें भाव में, दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं, डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है इस समय पे। एक और बात, मंगल का इन्फ्लुएंस, जिस ग्रह की आपकी दशा अंतर्दशा कुछ चल रहा हो उसको लगा करके जरूर देखना कि किस ग्रह का प्रत्यंतर वगैरह यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस गोचर को, इस 3 महीने के ट्रांजिट को ठीक से फलित कर पाएंगे। अब क्या होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि साहब क्या लग्न है, क्या राशि है, कैसे चेक करना है, कौन सी दशा लगानी है, किस किस ग्रहों को हम चेक करें। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट्सअप नंबर भी, वेबसाइट का एड्रेस है, आप कहीं पे भी जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे चोट चपट एक्सीडेंट मंगल से रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा दिखाई देता है, एक्सीडेंशियल थोड़ी इंजरी वगैरह हमको दिखाई देती है, खास करके जो लोग थोड़ा सा हेवी वर्कआउट करते हैं, है ना, और स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो लोग, उन लोग तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस समय पे। अब थोड़ा सा हमें इंजरी के चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे साथ में हमको दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो 8वें भाव के अंदर पड़ी हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हमको दिखाई देती है। गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाना, राहु की भी पोजीशन है, थोड़ा सा दिमाग को भी डाइवर्ट कर सकता है, ओवर थिंकिंग, टेंशन, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। राहु की वजह से तो ये काफ़ी समय से चल ही रहा होगा, अब ये इंजरी भी आपको थोड़ी सी दे सकता है, हेल्थ के हिसाब से इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं। मार्च का महीना आएगा, 15 मार्च होगा, 15 मार्च को सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा। जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट होगा कुछ दिनों के बाद में ग्रह जो है अस्त हो जाएंगे, शनि अस्त हो जाएंगे, शुक्र अस्त हो जाएंगे, या उससे पहले भी जो है अस्त होने की संभावना। 15 डिग्री का जब अंतर रहता है तब तक ग्रह सेफ है, 15 डिग्री से कम जब अंतर हो जाता है सूर्य से तब वो ग्रह अस्त हो जाता है। सामान्यतः यही है, 17 डिग्री का सिस्टम चलता है, 17 ईस्ट, 17 वेस्ट, देन फिर वो 15 डिग्री में कन्वर्ट होता है। इस तरह की ज्योतिषी गणनाएं हैं, आप उसमें ना जाए। तो ये दोनों ग्रह अस्त हो जाएंगे, सूर्य अपने 9वें भाव के अंदर जाएगा, मित्र की राशि में जाएगा सूर्य, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट देने वाला बनता है, क्योंकि मित्र का ये लग्न है, और मित्र ये जो है खुद की राशि यहाँ पे पड़ती है, कहाँ पे, 2य भाव के अंदर, धन भाव के अंदर, कुटुंब भाव के अंदर। तो यहाँ से सूर्य की वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ बेनिफिट भी मिल सकते हैं, कुछ थोड़े से नुकसान भी हो सकते हैं। इस समय पे अगर फादर आपके थोड़े से अगर बीमार वगैरह रहते हैं, है ना, उनको अगर कोई हड्डियों से, अस्थियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका विशेषतः ध्यान रखिएगा। एक और बात, इस समय पे अगर हो सके आप लोगों से तो अपने माता पिता को कोई तीर्थाटन करवाना हो तो ज़रूर से करवाइएगा। मार्च का ये जो महीना है इसमें कहीं घूमने फिरने जाएँ तो तीर्थाटन, तीर्थस्थल, मंदिर वगैरह जो जिस भी संप्रदाय धर्म के अंदर आप मानते हैं वहाँ पर उनको ज़रूर से लेके जाइएगा। ठीक है ना।
तो मिड मार्च तक ये स्थिति यहीं पे रहेगी। अब जैसे ही मार्च का एंड होगा तब बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास में इवेंट आता है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या आता है कि 29 मार्च को केतु का मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश होगा। ठीक है, यहां से जो शतभिषा नक्षत्र के अंदर राहु चल ही रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर राहु का प्रवेश होगा। इंपॉर्टेंट बात कैसे है, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको धीरे धीरे ग्रह आगे खसकेंगे और यहाँ पे राहु केतु के पूरी तरह से एक्सेस में ये ग्रह आ जाएंगे। ठीक है, वैसे भी डिग्री वाइज और थोड़ा सूक्ष्म तरीके से देखें तो स्पेसिफिक डेट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ी सी क्या है समस्या भरी हो जाएगी। तो सामान्य रूप से बात करें तो 29 मार्च को मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्र स्वयं केतु का नक्षत्र है। इधर से राहु शतभिषा नक्षत्र में चल ही रहे हैं, शतभिषा भी राहु का स्वयं का नक्षत्र है, यानी कि दोनों जो एंगल के ऊपर जो हमारे नोड प्लैनेट हैं राहु और केतु, ये अपने अपने नक्षत्र के अंदर रहेंगे, यानी कि ये बलवान रहेंगे। ठीक है, अगर अभी आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों ग्रह वर्गोत्तमी भी चल रहे हैं। वर्गोत्तमी मतलब नवमांश में अगर इनको देखेंगे तो इन्हीं राशियों के अंदर मिलेंगे। केतु सिंह राशि में मिलेगा और राहु कुंभ राशि के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों वर्गोत्तमी होके बलवान हैं, साथ में अपने अपने नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है ना, तो इस स्थिति के अंदर अभी भी बलवान है, अपने अपने नक्षत्र में और भी बलवान होंगे। मघा नक्षत्र थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। मघा नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र बेसिकली एंसेस्टर्स से जोड़ के देखा जाता है, पितरों से जोड़ के देखा जाता है, इसलिए इनके जो देवता हैं वो भी पितृ नाम के देवता ही माने जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे समय के अंदर अपनी जो रूट्स होती हैं व्यक्ति की, जो अपने पुरानी चीज़ें होती हैं, उनसे व्यक्ति को जोड़ करके देखा जाता है। तो इस समय पे अगर कोई पितरों को तर्पण वगैरह करना हो, पितरों से, क्योंकि एक और बात, ये जो कालसर्प दोष तो नहीं है, लेकिन ये पितृ दोष से संबंधित एक दोष यहाँ पे निकल के आता है। जब राहु केतु के एक्सेस के अंदर इस तरह से ग्रह फंसते हैं तो पितृ दोष जैसी की स्थिति बनती है। ये ग्रह भी अपने ही नक्षत्र में जा रहा है जो कि पितरों से संबंधित है। तो जिन लोगों की पत्रिका के अंदर पितृ दोष वगैरह दिखाई देते हैं, या फिर कई दिनों से इच्छा की पितरों का तर्पण वगैरह हम करवा दें, तो इसमें आप पितरों का तर्पण अवश्य करवाइएगा। पितरों के नाम की अगर कोई पूजा साधना करनी हो तो वो जरूर से करवाइएगा। पशु पक्षियों को भी अगर कुछ खिलाना कर रहा हो तो पितरों के नाम से जरूर से करवाइएगा। पूर्वजों का आशीर्वाद जरूरी है। जिन लोगों का फील्ड कुछ ऐसा है जो बहुत थोड़ा सा रेयर होता है, खास करके जो हिस्ट्री या हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है या उनके अंदर वर्क करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर काम करते हैं, एंशेंट जो हमारी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं या उनसे संबंधित पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये इस तरह के डिपार्टमेंट जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, इस तरह के कोई एसोसिएशंस है उसके अंदर जुड़े हुए हैं, या टीचर हैं हिस्ट्री से रिलेट करते हुए, तो उन लोगों के लिए ये विशेष जो है इंपॉर्टेंट इवेंट होगा केतु का ट्रांजिट हो जाना। ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी कुछ घटनाएं घटेंगी। स्पेशली आपको आपके काम से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपका जरूर से कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, और ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायी ही होगा। ठीक है ना, कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो विद्यार्थी हैं, स्पेशली हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं और किसी स्पेसिफिक हिस्ट्री के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट है, इंटरव्यू है, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। लगभग 8 महीने तक जो केतु हैं, 9-8 महीने तक जो केतु रहेंगे वो यहीं पर रहेंगे, है ना, इसी नक्षत्र के अंदर रहेंगे। चरण के हिसाब से देखें तो सबसे पहले चौथा चरण आएगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, क्योंकि केतु और राहु दोनों रेट्रो हैं, रिवर्स चलते हैं। तो चौथा चरण अगर आप देखेंगे इसका, तो ये कर्क के अंदर ही नवमांश इसका आता है। ठीक है ना, यानी कि मघा नक्षत्र का चौथा चरण, उसका नवमांश अगर हम लगाएंगे D9 में खोलेंगे तो कर्क कैंसर साइन के अंदर ही केतु हमको दिखाई देगा। राहु का अगर आप देखोगे तो राहु क्योंकि ये एक्सेस में बने हुए हैं तो इसी तरह से एक्सेस में भी बनता है, और वैसे भी शतभिषा नक्षत्र का द्वितीय चरण जो है राहु के लिए मकर राशि के अंदर होगा, यानी कि नवमांश के अंदर ये आमने सामने इस तरह से होंगे, यहाँ पे केतु और यहाँ पे राहु होगा। बाकी ग्रहों की पोजीशन अपने अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स केतु का ये ट्रांजिट आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नवमांश में भी आप ही की लग्न या आपकी राशि के ऊपर केतु का ट्रांजिट रहेगा। ठीक है ना, ऐसे समय में और क्या ट्रेड्स हैं, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। ये जो ट्रेड्स हैं, हालांकि इसके ऊपर अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे 8 महीने के लिए, सभी के लिए, आपकी राशि के लिए भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं समझा दूं। ये जो ट्रेड है इसका, ये थोड़ा सा अथॉरिटेटिव भी है, थोड़ा सा वर्किंग चीज़ों को लेकर भी है, अपनी जो डायनेसिटी या अपनी जो है ना पैट्रियोटिज्म के अकॉर्डिंगली जो चल रहा होता है, पैतृक चीज़ें होती है, उसको बना के रखने का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर, अथॉरिटी, इन चीज़ों से भी जोड़ के हम इस नक्षत्र के गोचर को देखते हैं। तो कहने का मतलब अब कुटुंब भाव के अंदर है, दैट मीन्स आपकी जो सत्ता है, आपकी जो चीज़ें हैं, है ना, आपकी जो बात है, आपकी जो सलाह है, आपके जो परामर्श है, या फिर यूं कहें कि आपका नियंत्रण है,
वो परिवार के अंदर यहाँ पे दिखाई देता है। यानी कि इन्फ्लुएंस करने की जो पावर है आपकी अपने परिवार की तरफ जरूर से हमको दिखाई देती है। वैसे भी चौथे चरण के अंदर है तो कर्क राशि के अंदर जाएगा, तो इस हिसाब से भी देखते हैं तो फैमिली ओरिएंटेड इसका फल रहेगा, ठीक है ना। परिवार कुटुंब से रिलेटेड रहेगा, परिवार वाले भाव के अंदर ही आप लोगों के अभी केतु गोचर कर रहे हैं, तो आपका परिवार के ऊपर इन्फ्लुएंस इस केतु के गोचर के अंदर जरूर से होगा, ठीक है ना। यहां से मकर के अंदर होगा तो ये भी दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस भाव का भी है, तो दाम्पत्य जीवन, फैमिली लाइफ, इस तरह से ये सिस्टम रहेगा। तो भी राहु के हिसाब से भी हम जाते हैं तो आपको फैमिली ओरिएंटेड इस केतु के नक्षत्र से जरूर से फल मिलेंगे। और स्पेशली वो लोग जो केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर में निकल रहे हैं, इन 3 महीनों के अंदर बहुत से लोगों का केतु का प्रत्यंतर जरूर से आया हुआ होगा, तो वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे समय के अंदर फैमिली से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, फैमिली में ज़्यादा कंट्रोल, कोई बात आपको मनवानी है तो वो ये समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित रहने वाला है, ठीक है। सेविंग्स वगैरह हमको यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, अगर बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, है ना, तो सेविंग्स हमको यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इस भाव का स्वामी भी 9वें भाव के अंदर जाएगा और इसके बाद में भी ये उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे सूर्य महाराज। तो आने वाले समय में फैमिली वगैरह के लिए भी टाइम हमको थोड़ा सा ठीक दिखाई देता है। इन सब चीज़ों के बावजूद इस बात को नहीं भूलना है कि राहु और केतु के एक्सेस में, ठीक है ना, राहु केतु का एक्सेस बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छे फल नहीं दे पाता। अब आपकी मेन चार्ट के अंदर, मैं फिर से यही रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी जो मेन चार्ट है, जो आपका बर्थ चार्ट है, उसके अंदर अगर राहु केतु की पोजीशन स्ट्रांग है तो दैट मीन्स ये समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपके मेन चार्ट में इनकी स्थिति खराब है, बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर ये मान लीजिए आपको और ज़्यादा ट्रबल के अंदर ये सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप और ज़्यादा ट्रबल के अंदर आ जाएंगे। खास करके फाइनेंशियल, खास करके फैमिली को रिलेट करता है, अपने वर्क प्लेस को रिलेट करता हुआ, इन चीज़ों से लेकर के आप काफ़ी ट्रबल में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रहों का परिवर्तन कुछ और होगा। अब हम थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ठीक रहे। मार्च हमने क्रॉस कर लिया, अप्रैल के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, तो सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे 10वें भाव के अंदर। वर्क प्लेस को रिलेट करता हुआ बहुत ज़बरदस्त ये आपके लिए समय रहेगा, ठीक है ना। और शुक्र भी जो है यहाँ पे 26 मार्च तक रहेंगे, इसके बाद में शुक्र आगे निकल जाएंगे। नहीं, कुछ समय के लिए अगर आप देखेंगे तो शुक्र और सूर्य का भी यहाँ पे मिलन रहेगा, तो आप लोगों के लिए वर्किंग काम के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च की राशि के अंदर होंगे, 10वें भाव के अंदर दिग्बली होकर के, ठीक है ना। इस समय ना कोई ग्रहण का कोई झंझट है, ना कोई और परेशानी है, तो सूर्य का प्रभाव पूरी तरह से आपके ऊपर रहेगा। यानी कि वर्क प्लेस के अंदर यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ होने की पूरी चांसेस दिखाई देते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में सूर्य का ट्रांजिट जो रहेगा वो मेष राशि में रहेगा। मेष राशि में सूर्य उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। सूर्य का ये बल आपको काम में वृद्धि, काम में तरक्की देगा। अगर आपको ग्रोथ चाह रहे हैं और आगे जॉब को स्विच करने का सोच रहे थे तो ये समय आप लोगों के लिए बढ़िया है। एक हायर पोजीशन के ऊपर, हायर अथॉरिटी के ऊपर आप जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों के लिए भी राहु केतु के जो नक्षत्र गोचर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया अथॉरिटी, पावर, इन चीज़ों को डिनोट करता है ये सब कुछ। जैसे ही सूर्य का टाइम आएगा आप लोगों के लिए जैकपॉट की तरह ये काम करेगा। तो जो भी अपना काम बनवाना हो वो ज़रूर से इस समय पर बनवा लीजिएगा, और जैसे अपॉर्चुनिटी आई उसको मिस नहीं करना। बड़े लोगों से मिलने का मुलाकात ऐसी होगी आपकी कि बड़े लोगों से मुलाकात होगी, अवसर मिलेगा अच्छे लोगों से मिलने का, अपना कद, अपना पद ये बढ़ाने का आपको अवसर मिलेगा। सेम टाइम यहाँ पे राहु और ये सब चीज़ें हैं आपको वो रिजल्ट देंगे, उसमें कोई मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, सूर्य से संबंधित जैसे अगर जिसका समय आता है, सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा जैसे भी कुछ किसी का लगता है, तो सूर्य के लिए ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गोचर जो है बेनिफिट रहने वाला है, खास करके वर्क प्लेस को लेकर के, ठीक है ना। इसी ड्यूरेशन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मंगल है उस मंगल का भी जो है अप्रैल के अंदर गोचर हो चुका होगा 2 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शनि के साथ में मंगल की युति रहेगी, शुक्र आगे खिसक चुके होंगे, ठीक है ना। बाकी ग्रहों की पोजीशन ऐसे ही है, नक्षत्र का गोचर परिवर्तन होना था वो हो गया है, ठीक। अब मंगल और शनि इनकी युति ठीक नहीं है, भाग्य भाव के अंदर इन दोनों की आपकी युति बनेगी, और ये दोनों जो है एक तो एक दूसरे को थोड़ा सा है कि अजीब सा रिश्ता है। मंगल शनि को शत्रु मानता है, शनि मंगल के लिए न्यूट्रल है, तो ठीक है, आप आपके हम हमारे, लेना देना कोई कुछ खास है नहीं। तो एक प्लैनेट है अग्रेशन का कारक,
एनर्जी, है ना, मतलब बस एक जगह बैठना नहीं है, घूमना फिरना बस इधर से उधर कैसे भी करके। एक है थोड़ा ठंडा है, शांति है, थोड़ा स्लो चलता है। एक को फास्ट चीज़ पसंद है, क्विक डिसीजन चाहिए, फटाफट से काम करना। एक को थोड़ा सा स्लोनेस है। तो ऐसे समय के अंदर स्वभाव में भी थोड़ी सी अजीब सी स्थिति आप लोगों की आ सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस समय भी अगर हार्ट पेशेंट अगर आपके घर पे हैं, फादर हैं या आप खुद भी हैं, है ना, तो इस समय पे आपको थोड़ा सा अपना उन चीज़ों का ध्यान रखना, दवाई वगैरह थोड़ा टाइम पे लेते रहिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको यहाँ पे उस चीज़ों से रिलेटेड दिखाई देती है। मनी वेल्थ उन चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है आपके 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि आपके कन्या राशि के ऊपर और 8वीं दृष्टि आपके चौथे भाव के ऊपर। तो मंगल का इतना कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ के यहाँ पे दृष्टि डालना ये एक अच्छा साइन दिखाता है। तो ओपन लैंड वगैरह के लिए हमको थोड़ा सा मामला दिखता है यहाँ पे। ओपन लैंड परचेज वगैरह करने पे, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी इस तरह की जो कारकत्व जो है शनि के पास में है, तो उन्हीं के साथ में युति बनाएगा। तो जरूर से यहाँ पे भी आप लोगों को खास करके ओपन लैंड वगैरह जो है या एग्रीकल्चर जो लैंड है, एग्रो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायी रहेगा। और रिलेशनशिप की बात करूं तो अब थोड़ी स्थिति सुधर जाएगी। पंचम का मालिक नवम में जाएगा, तो जो खटपट वगैरह चल रही थी 2 अप्रैल से थोड़ी सी वो यहाँ पे ठीक होने की पूरे चांसेस दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और अगर आगे बात करें तो 12वें भाव के ऊपर गुरु के ऊपर भी उनकी दृष्टि पड़ती है मंगल की। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा हमको बेनिफिट दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, वही बात कि अगर आपके उस समय के ड्यूरेशन के दौरान मंगल का कोई इन्फ्लुएंस है दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा के अंदर, तो आप लोगों के लिए ये इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को हो सकता है, खर्चा भी आपका अनएक्सपेक्टेडली इस समय पर हो सकता है। आगे बढ़ें अगर हम हेल्थ वगैरह को लेकर के, तो हेल्थ में थोड़ी सी सुधार इस वाले मामले में, जो मैंने इंजरी वगैरह बात की थी उससे थोड़ी सी बचाव और थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन जिस मैंने कहा अपनी और अपने फादर वगैरह की जो है थोड़ी सी हेल्थ वगैरह का खास, और अगर आप आपके टीचर हैं, कोई गुरु हैं जिनको आप मानते हैं, तो उनके भी स्वास्थ्य वगैरह का थोड़ा सा देखभाल के अंदर जरूर से जाँच पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे इंजरी वगैरह जो चीज़ें हैं उनके अंदर थोड़ी सी राहत आपको मिल जाएगी। 11 अप्रैल का दिन आएगा। 11 अप्रैल को बुध फिर ट्रांजिट करेंगे। गुरु इतने से यहीं घूम रहे हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, फिर दोबारा से आकर के फिर यहाँ ट्रांजिट करते हैं। 11 अप्रैल को बुध आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो युति बनेगी मंगल की बनेगी, बुध की बनेगी और शनि की बनेगी। इसी समय के दौरान अगर आप देखेंगे तो आगे सूर्य का गोचर जो है बस 14 अप्रैल को हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो बुध अस्त में ही रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के महीने में जो है 19 अप्रैल को शुक्र कहेंगे। अब मैं आपको कह रहा था कि देखिए एक समय आएगा जब पहले शुक्र और बुध साथ में थे, लेकिन अब क्या है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। तो वो जो युति थी, जो बार बार हम कहते थे कि लक्ष्मी नारायण योग भी वगैरह बन रहा है, धन संबंधी योग बन रहा है, वो नहीं है। तो पैसों से संबंधित जो चीज़ें पहले अगर हर्डल्स वगैरह झेल रहे थे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ये समय आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। आगे का समय बढ़ता है, मई का समय आता है, तब फिर से ग्रह आगे बदलते हैं। मंगल यहाँ पे 4th पोजीशन में आ जाएगा। मई के अंदर, मिड मई के अंदर 15 मई को सूर्य यहाँ पे प्रवेश करेंगे। 15 मई के आसपास ही जो है बुध का यहाँ पे प्रवेश होगा और गुरु जो शुक्र जो है वो 14 मई को आगे निकल जाएंगे, यानी कि शुक्र एक घर आगे यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सूर्य के आजू बाजू दोनों शुभ ग्रह हमेशा मौजूद हैं। तो सूर्य की पोजीशन वाइज जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन हमको दिखा रहा है। तो यहाँ पे फैमिली चीज़ें उससे रिलेट करती है, अगर कोई पुराने डिस्प्यूट्स वगैरह हैं तो वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो सकते हैं। उसके अंदर आपकी प्रेजेंस जरूर रहेगी, आपके जो डिसीजन है वो ज़रूर से इस समय पे रहेंगे और वो माने भी जाएंगे, क्योंकि सूर्य आगे भी शुभ ग्रह में है, पीछे भी शुभ ग्रह है। तो इस तरह से अगर हम देखें चंद्रमा की स्थिति से देखते हैं तो ये अनफा सुनफा टाइप के योग बनते हैं। और सूर्य में भी ऐसा नहीं है, सूर्य भी अगर अकेला कहीं पे हो, वैसे सूर्य इसलिए अकेला नहीं होता, सूर्य और सूर्य के साथ में बुध और शुक्र आजू बाजू इसलिए ही चलते हैं ताकि वो अपने आप को लोनली महसूस ना करें। तो शुभ ग्रहों की स्थितियां, मित्र आपके आसपास चल ही रहे हैं मंगल, तो सूर्य की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाली है, ठीक है ना। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो राहु केतु का एक्सेस जो है ये चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी 9th 10th और 11th हाउसेस के अंदर इन आपके ग्रहों की जो है चाल रहेगी। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर 9th में रहते हैं तो तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ती है, 10th में रहते हैं तो चौथे पे पड़ती है, 11 पे हैं तो आपके पंचम भाव पे दृष्टि पड़ती है। बाकी दृष्टियों को काउंट ना भी करें तो भी अगर आप देखेंगे तो ये जो आने वाले 3 महीने हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल
ठीक ही रहने वाले हैं, अच्छे ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो ग्रह हैं इसमें से कई शुभ ग्रह हैं, कुछ कारक हैं, कुछ इस तरह से हैं, कुछ आपकी लगन के लिए मित्र बनते हैं, जैसे सूर्य और मंगल मित्र बनते हैं। बुध और शुक्र वैसे नेचुरल रूप से तो शुभी ग्रह माने जाते हैं। आप लोगों के लिए शुक्र का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है, चौथे और 11वें भाव के मालिक है। बुध आपके लिए इतना काम का नहीं है, तो बुध का ट्रांजिट जब जब होगा, जहाँ जहाँ से होगा वहाँ थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देगी। एंड बाकी ग्रहों का जैसे ट्रांजिट होगा तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। 9th, 10th और 11th ये कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं। एक त्रिकोण में आता है, फिर केंद्र में आता है और एक लाभ भाव के अंदर आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ग्रहों का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिट होना आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाता है, ना सिर्फ भाग्य से, किस्मत से, बल्कि कर्म क्षेत्र से भी हमको बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। काम के अंदर अंततोगत्व ग्रोथ ही हमको दिखाई देती है, और उसके अंदर हमको प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति, जो भी आपकी डिजायर्स रहेंगी काम को लेकर के वो भी पूरी होती हुई हमको दिखाई देती हैं। प्रॉपर्टी, एसेट्स और खास करके रिलेशनशिप, अपनी संतान वगैरह, आपकी नॉलेज, आपकी वेल्थ, आपकी विजडम, उसमें भी हमको यहाँ पे वृद्धि दिखाई देती है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी दृष्टियाँ, 7वीं दृष्टि तो कम से कम पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी अपने अपने भाव को रूल करते हैं। मेन जो कंसर्न है उस चीज को नहीं भूलना है, केतु और राहु इनका जो एक्सेस है ये कई बार है ना अच्छी खासी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे फल इतने दे ही नहीं पाता। अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है आदमी को, एफर्ट बहुत ज़्यादा डालता है, लेकिन हाथ में एंड ऑफ द डे कुछ नहीं लगता। तो अगर आपके मेन चार्ट के अंदर इनमें से किसी ग्रह की कोई पोजीशन खराब है तो जरूर से आप लोगों को एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे ही दिखाइए, आपको किसी को भी जरूर से एक बार दिखा लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कहीं से कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा, तो कुछ चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, कि यार आने वाला समय कैसा रहेगा, कुछ अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ आगे लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव ले रहे हैं, या स्टक हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कब चेंजेस हो गए हमारे लाइफ के अंदर, अगर ये इस तरह के विचार कर रहे हैं तो आपको ठीक से कंसल्ट करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि गोचर का इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि उनसे रिलेटेड दशा महादशा ही नहीं आ रही है। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके अगर शनि का ही अगर महादशा चल रही है या अंतरदशा भी चल रही है तो बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है ना, अंतरदशा की बात करूं, इवन प्रत्यंतर भी क्या है, शनि के अंदर तो काफ़ी लंबा ही चलता है। तो बहुत टाइम के बाद के अंदर लाइफ में चेंजेस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रह कुंडली के अंदर एक जगह बैठ जाएं, 4 ग्रह, 5 ग्रह, कई बार तो 6 ग्रह, 7 ग्रह भी एक साथ बैठे हुए रहते हैं, तो उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते नहीं हैं। रीजन, क्योंकि हर बार एक ही हाउस के अंदर जो बैठे हुए हैं, तो वो जब जब महादशा अंतरदशा में आएंगे तो वो उसी हाउस से रिलेट करते हुए रिजल्ट देंगे। तो आदमी पूरी जिंदगी भर क्या उसी हाउस को बैलेंस करने में लगा रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक और बात कि जब आप कमेंट करें तो उसके अंदर एक सेक्शन आता है ना कमेंट का, उसको थोड़ा स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। ठीक है ना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना है। कोई भी परामर्श चाहिए हो तो आप पेड कंसल्टेशन है वो आप अपना बुक करवा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।